संजीव चंदन जी बताइए, मेरा आइडिया ठीक है नहीं है? ठीक है, क्यों बार बार मेहनत की जाए? एक को बंद करो, 2 को बंद करो, 3 को बंद करो, चौथा बोलेगा। एक साथ सबको निपटा दे, जेल में डाल दे, 3-4 महीने की बात है, चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है संजीव चंदन जी, भाजपा को इससे फायदा नहीं होगा? आपकी राय क्या है? देखिए, उनके आकलन में भी कोई फायदा नहीं होने वाला है संजय जी, इसलिए वो गिरफ्तारी नहीं कर रहे। वो जेस्चर बना रहे हैं और उनके सामने एक ऐसा विपक्ष होना चाहिए जिस पर वो भ्रष्टाचार का लेबल चस्पा कर सके। बहुत सारे मुद्दों में उनके सामने एक ये मुद्दा है, इसीलिए लगातार लालू प्रसाद जी उनके प्रिय भ्रष्टाचारी हैं। उनके उनके कोट एंड कोट में कह रहा हूँ कि उनको उनको हमेशा उसके दायरे में रखना, उसके उनके परिवार को दायरे में रखना। उसी तरीके से हेमंत सोरेन और जो केजरीवाल के साथ जो उनका अपना संघर्ष है, वो एक बदले का भी संघर्ष है, क्योंकि ठीक नाक के नीचे केजरीवाल जी ने सत्ता छीन ली थी। और वो जब कोई उरूज पर हो अपने, और उस वक्त वो उससे उसे इस तरह की चुनौती मिले, और खासकर मोदी जी को, तो वो तो मोदी जी के लिए काबिले बर्दाश्त होने वाला नहीं है। तो अपने लिए खास करके एक फलसफा केजरीवाल ने तभी लिख लिया था कि हमें लगातार ऐसी चीजों को झेलना है। और एक अच्छी बात है, देखिए इसमें संकट दूसरा हो रहा है, वो ये है कि ये सारे नेताओं ने जब ईडी के सम्मन पे ना आने का निर्णय ले रखा है, और आप लेकर जाइए, हमारे ऑफिस से ले जाइए, हमारे घर से लेकर के जाइए, यदि ये निर्णय है तो ईडी की अपनी साख भी गिरती चली जा रही। साख तो ऐसे भी गिरती रही है, लेकिन एक बार जब एक छोटा सा भी टेरर फैक्टर होता होगा दूसरे लोगों में, जो रियल मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में होंगे, उनके लिए भी एक ईडी अब क्या है, चूचू का मुरब्बा जैसा दिखेगा। सीबीआई की हैसियत यही होती जा रही है। कहा जाता रहा था तोता के तौर पे, अब ये तोता से भी कुछ अधिक फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो ये हो रहा है केजरीवाल के मामले में। देखिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है केजरीवाल जी को लेकर के, कि जब वो भ्रष्टाचार को सेंटर में रख के अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब हम जैसे कुछ लोग थे जो उसको बहुत जरूरी लड़ाई नहीं मानते थे लोकतंत्र के लिए। हम लोग ये मानते थे कि एक लोकतंत्र पे प्रहार भी हो रहा है, इस फॉर्म में सोचते थे। उसमें लालू प्रसाद जी भी थे, शरद यादव भी थे, जिनके सदन के भाषण हम आप याद कर सकते हैं, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को चिन्हित किया था कि आप सभी नेताओं को भ्रष्टाचारी नहीं करार दे सकते। यदि ऐसा हो रहा होता कि केजरीवाल जी उसमें आ रहे होते सीधे, एक परियोजना का हिस्सा नहीं होते, उनके उनके ऊपर जो सीबीआई और ईडी की तलवार लटकाई जा रही है, तो मैं भी कहता कि आपने लोकतंत्र को इस फॉर्म में देखा था, उसका टिट फॉर टैट आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। केजरीवाल जी एक परियोजना का हिस्सा है। उस परियोजना में आते हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का मुखर के खिलाफ मुखर है, जिसकी भी संभावना है कि वो जनता को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ऐसे नेतृत्व को या तो जेल में डाला जा रहा है कुछ दिनों के लिए। आज मनीष सिसोदिया जेल में है, और जो दूसरे लोग, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले जाते हैं, उनका फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी खुद की पत्रकारिता के दिनों में, भले ही वो जिला लेवल की पत्रकारिता थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, लेकिन तब हमने बहुत शिद्दत से अजित पवार के खिलाफ पत्रकारिता की है। उनके सिंचाई घोटाले की तमाम, और बीजेपी के लोग ही सोर्स होते थे, नितिन गडकरी के लोग सोर्स होते थे, वर्तमान मुख्यमंत्री जो अब उनके मित्र हैं उनके लोग सोर्स होते थे। तो वो चीजें आती थी सामने। लेकिन आज आप देखिए, अब उनके उनके लिए ईडी और सीबीआई नहीं बनी है, तो जनता इन चीजों को देख रही है। यदि ये चुनाव के ठीक पहले, यदि जो आपका आज आपका हाइपोथेसिस जो है कि क्या गिरफ्तारी सबकी कर ली जाए तो अच्छा रहेगा, ये जानते हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो उस हाइपोथेसिस के बारे में आपका एक जो आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि जनता जवाब दे देगी, तो इसका भय उनको है। वो कतई खतरा नहीं ले सकते कि इतने लोगों को वो गिरफ्तार करेंगे। तो मेरे मेरे हिसाब से लगता है कि वो अपना एक भ्रष्टाचारी प्रतिपक्ष, जो भ्रष्टाचारी है नहीं, भ्रष्टाचार कोट एंड कोट मैं कह रहा हूं, बनाकर रखना चाहते हैं, और वो उसको मुद्दा बनाकर जनता के बीच जानना चाहते हैं। जनता इन चीजों को समझ रही है। जनता हमसे, मुझे तो नाम भूल जा रहा हूं मैं इनके पक्ष में, जिन्होंने वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गए, छगन भुजबल साहब हैं, कई लोग हैं, लेकिन जनता याद रखती है। कभी भी आप बात करिए, आप घूमते फिरते लोगों से, तो 10 नाम गिना देंगे वो लोग कि ये लोग अब जब बीजेपी में गए तो इनके वॉशिंग मशीन में धुल करके। हम सब तो भूल जाते हैं, क्योंकि वो सब ले जाकर वहां, संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी भाजपा की वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है। इधर से बेईमान आदमी डालो, उधर से ईमानदार आदमी निकलता है।
सीपी राय साहब, एक एक करके आपके संगी साथी तो बस पहुंचने वाले हैं सीटों के अंदर। कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी तक मामला पहुंच जाए, उनको भी पूछताछ कई बार हो चुकी है। बाकी सब साथियों के साथ पीछे पीछे राहुल गांधी का नंबर आ जाए। कैसे लड़ेंगे चुनाव आप इंडिया गठबंधन के लोग? सबके सब तो भ्रष्टाचार कर इतना किए हैं कि सब जेल तक जाने के नंबर आ गया, और आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सीपी राय साहब। संजय जी, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि मेरा जो पुराना परिचय था वही ठीक था, मुझे अच्छा लगता था, वही परिचय दिया करिए, मैं थोड़ा निष्पक्ष बात कर सकूंगा। पार्टी वार्टी अपनी जगह पर है। दूसरा ये आपने एक बात ये कही कि सारे लोग जेल में बंद कर दिए जाए तो मोदी जी का काम हो जाएगा। हम लोग तो उसके गवाह हैं, सब लोग आपातकाल में जेल में ही थे सब लोग, और कांग्रेस का सफाया हो गया था, बंगाल से लेकर कश्मीर तक शून्य हो गया था। तो आपने कहा जनता जवाब दे देगी, अपनी जगह है वो। अभी जितने सारे मामले हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात कही मुझसे पहले के साथी ने कि ईडी और इनकम टैक्स ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से ही खत्म हो रही थी, कि अब बिल्कुल खत्म हो गई है। बार बार 7 बार 8 बार किसी को सम्मन भेजने का मतलब यह है कि इसका मतलब कुछ है नहीं। किसी नेता या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के नौकर चाकर पर छापा मारने का मतलब यह है कि अभी कोई सबूत नहीं है, सबूत ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कहीं से कोई लिंक मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसकी कोशिश हो रही है। और इतनी बार सम्मन भेज भेज करके गिरफ्तारी नहीं करना, वहां जाके कार्रवाई नहीं करना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चारा डाल रही है कि भाई ऐसा करो कि आप इंडिया छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार मौका, 2 बार मौका, या फिर तटस्थ हो जाओ, तीसरी पार्टी बन जाओ, 3 कॉर्नर पर आप इससे चुनाव को ले जाओ। तो ये भारतीय जनता, इसको पूरी जनता समझ रही है और नेता भी समझ रहे हैं। मैंने आज एक पोस्ट डाली है, अभी थोड़ी देर पहले आपके इससे, ये मेरे बहुत छोटी उम्र की घटना है। मेरे शहर में एक कलुआ पहलवान होता था, उसने एक सेठ के बच्चे का अपहरण कर लिया। असली घटना बता रहा हूं। और उस जमाने में चाकू होता था, वो चाकू गाड़ देता था मेज पर, उस बच्चे को डराता था, मैं तुमको मार दूंगा। इस बीच उसका खाना पीना आ गया, वो शराब वराब पीने लगा, और वो बच्चे को डराता रहा, बच्चा डर के मारे कांपता रहा, छोटा बच्चा था। लेकिन कलुआ को जरा सी झपकी लगी, उसी बच्चे ने उसी का चाकू उठाया, मेज पर से उखाड़ा, उसी को घोंप दिया, और कलुआ वही ढेर हो गया, और बच्चा चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया, बचाओ बचाओ। ये मेरे बचपन की क्या, मेरे हाई स्कूल के आसपास की घटना है, ये बहुत पुरानी घटना है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष या नेता या और लोग भी इम्यून हो गए। एक सच्चाई शायद यह है कि 5,000 से ज्यादा लोगों पर छापे मारे गए ईडी द्वारा। उसमें से संभवतः, अगर मैं सही नहीं हूं तो मैं बादल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मेरी कुछ आंकड़े अगर सही ना हो तो। उनमें से संभवतः 125 या 150 लोगों के ऊपर कुछ चार्जशीट दाखिल की गई, और उसमें कुछ 20 या 22 लोग पर ही कार्रवाई चल सकी। और उन 20-22 लोगों में से एक भी नेता नहीं था, वो व्यापारी लोग थे जिनमें कुछ आर्थिक इधर उधर लेन देन था, उस तरह के लोग थे। ये ईडी का इतिहास है। इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है मेरे आंकड़ों में, लेकिन करीब करीब इसी तरह का माहौल ईडी का है। तो ये जब ईडी का और इनकम टैक्स का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, अभी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सवाल किया, भाई प्रूफ तो है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई है, पैसा कहां है,